अगर आपका बच्चा किसी एक बात पे टिकता नहीं है, किसी एक जगह टिकता नहीं है, उसका ध्यान हमेशा भटकता है, कभी एक चीज़ पे, कभी दूसरी चीज़ पे, कभी तीसरी चीज़ पे, वो हमेशा एक्टिव रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, ये शरारत, वो शरारत, इसको तंग कर, उसको तंग कर। अगर ये सब आपके बच्चे में है तो फिर ये सेशन आपके लिए है। या फिर आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जो इस तरह के बच्चों का इलाज करते हैं, तो भी ये सेशन आपके लिए है। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वशिष्ठ, आयुर्वेद कंसल्टेंट। और जैसा कि आपने अभी सुना, इस सेशन में हम उन बच्चों के ऊपर बात करेंगे जो स्थिर नहीं होते हैं, जो एक जगह टिकते नहीं हैं, जो हमेशा जिनका ध्यान जो है भटकता रहता है। और स्पष्ट है, डॉक्टर साहब को समझ में आ ही गया होगा कि हम बात करने जा रहे हैं बच्चों में होने वाली एक बीमारी जिसका नाम है ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। नाम बड़ा है लेकिन इस पे बात करेंगे। और मैंने क्या कहा कि ये बच्चों की बीमारी है, लेकिन ये धारणा पुरानी हो गई है कि ये बच्चों की बीमारी है। अभी साइंस कहती है कि ये बड़ों में भी होती है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं ADHD होती क्या है और आयुर्वेद से इसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ADHD जिन बच्चों को होती है या जिन बड़ों को भी होती है, वो कई बार आपके आसपास होते हैं और आप समझ नहीं पाते जब तक कि वो बहुत ज़्यादा उत्पात ना मचाए। तो कई बार छोटी मोटी ADHD के लोग चलते रहते हैं साथ साथ, हम लोग उनसे कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी मान जाते हैं, उनकी आदतें हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो साथ साथ चलते रहते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब वो सचमुच एक समस्या बन जाते हैं। और समस्या कैसे बनते हैं? आप कुछ बोल रहे हैं, वो ध्यान ही नहीं दे रहे। माम कुछ बोलती है, वो बेटा ध्यान ही नहीं दे रहा है, उसको झकझोरना पड़ता है, तो सुन रहा है मैं क्या कर रही हूँ। टीचर कहती है कि ये ध्यान नहीं देता। तो इसको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट, यानी ध्यान की कमी है, ध्यान नहीं दे पा रहे और भूल जाते हैं। जब पहली बात तो ध्यान से सुनेंगे नहीं तो माइंड में रजिस्टर नहीं होगी चीज़, और माइंड में रजिस्टर नहीं होगी तो भूल जाएंगे। ठीक है, पूरी तरह से रजिस्टर नहीं होती है। तो एक तो ये रहती है, और दूसरा क्या होता है, वो बहुत चंचल होते हैं। चंचल होते हैं मतलब टिकना नहीं है, ये कर वो कर, अभी ये बात कर, अभी वो बात कर, ये बच्चा है छोटा, अभी पहले ये टॉय खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, वो खरीदते हैं, वो खरीदते हैं। इस तरह से उनका ये सब चलता रहता है और इससे उनके घर के लोग भी परेशान रहते हैं, ऐसे बच्चों के टीचर्स भी परेशान रहते हैं और उनके फ्रेंड सर्कल के लोग भी परेशान रहते हैं। उनको लगता है ये जानबूझ के कर रहा है, ये क्या कर रहा है, लेकिन धीरे धीरे पता लगने लगता है जब डॉक्टर्स को कंसल्ट किया जाता है कि ये तो एक बीमारी है, ये दिमाग की एक बीमारी है। और इस बच्चे का जो दिमाग है, जब वो बड़ा हो जाएगा तब भी वो दिमाग थोड़ा दूसरे लोगों से अलग होता है। बात को समझ लीजिए, ये नहीं कह सकते कि उनका दिमाग खराब है, ऐसा नहीं कह सकते। उनका दिमाग थोड़ा सा हटकर होता है। तो इसके कारण अब देखा किया गया है, वैसे आप लोगों की जानकारी के लिए कह रहा हूँ, ये जो एरिया होता है ना, इसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये एनिमल्स में इतना डेवलप्ड नहीं होता है। तो जैसे जैसे इंसान का विकास होता गया, डेवलपमेंट होती गई ना, तो वैसे वैसे ये प्री फ्रंटल जो दिमाग था ना, ये इसका साइज बढ़ता गया। तो जिसका ये बड़ा होता है, ऐसा माना जाता है कि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि अटेंशन जो है ना, ध्यान देना, वो इसी के ऊपर होता है। और अटेंशन, ध्यान दिया, फिर बात को सीखा, फिर उसको याद रखना, ये सारा इससे रिलेटेड होता है। फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करना।
अगर किसी ने कहा कि बेटे इधर आ, जा मार्केट से या दुकान से चीनी ले आ 1 पैकेट, तो पहले वो ध्यान से सुनेगा नहीं, ऐसे चलेगा, रास्ते में से वापस आएगा, पता ही नहीं है क्या लाना था, नहीं पता है। और मान लो दुकान पे चला भी गया तो चीनी की जगह कुछ भी ले आएगा, क्योंकि इस एरिया में ऐसे बच्चों का ये जो दिमाग होता है वो उस तरह का नहीं होता जैसे हम आपका है, हमारा आपका है, यानी थोड़ा सा अलग है, या यूँ कह लीजिए कि शायद थोड़ा सा कम डेवलप्ड है, छोटा होता है। तो एक चीज़ तो ये होती है। दूसरी, दिमाग को चलाने के लिए शरीर के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं, रसायन बनते हैं। वो 2 रसायन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, एक होता है डोपामीन और एक होता है नॉरएपिनेफ्रिन। हालांकि सेरोटोनिन वगैरह भी होते हैं गाबा, लेकिन इसमें ज़्यादातर डोपामीन। ये डोपामीन थोड़ा सा ऐसे लोगों में कम बनता है। तो डोपामीन कम बनने से ये बच्चे की नेचर थोड़ी, उनका एक स्थिरता कम होती है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, और वो उनको कई बार बात समझ नहीं आती कि जो वो एक्शन कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। वो बस उनके अंदर विचार आया, उन्होंने कर दिया। हाथ में कोई चीज़ ली है, जो किसी से लड़ाई हो रही वो ही मार दी, तो वो उनका एक्शन जो होता है पूरी तरह से बुद्धिमत्ता पूर्वक पूर्ण नहीं होता है। इम्पल्सिव डिसीजंस होते हैं, एक्शंस होते हैं। तो बड़ों में भी ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोग हैं, आप ध्यान से देखना जरा और याद करिए, आपके आसपास घर परिवार में या हल्ले मोहल्ले में कोई, या रिश्तेदारों में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जो आपको किसी की बातों पे ध्यान नहीं देता, अपनी बोलता रहता है, अपनी करता रहता है, बस ऐसा ही है। और जो मन में आए बोल देता है, सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे उनकी बला से। तो ये ADHD है। तो मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, 2 कारणों से बता रहा हूँ भाई। अगर आपके घर में कोई ऐसा है तो फिर आगे उसका ट्रीटमेंट करना है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ट्रीटमेंट तो आप खुद नहीं करेंगे, वो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से ही करवाएंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए। दूसरा, आपको पहचान तो होना कि ये व्यक्ति जिसको मुझे पता ही नहीं था इसको ये प्रॉब्लम है, तो कम से कम एक आइडिया तो हो जाए ना इस व्यक्ति को ADHD है। ओके, इलाज में क्या करेंगे? तो इलाज 2 प्रकार का होता है, दोनों जरूरी है। दवाइयाँ ज़रूरी हैं और साथ में थोड़ी सी साइकोथेरेपी ज़रूरी होती है। ये साइकोथेरेपी का मतलब नहीं मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग पागल होते हैं, उनको थोड़ी मेंटल काउंसलिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है। वो मैं बाद में आता हूँ, पहले दवाइयों की बात करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर्स, मैं आपको कह रहा हूँ अभी, क्योंकि ये इलाज तो आपको ही करना है, दूसरे लोग सुन सकते हैं, इलाज नहीं करेंगे तो। डॉक्टर्स, अगर कोई ADHD का बच्चा या कोई बड़ा आपके पास आता है और आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा उत्पाती नहीं है, तो आप सिंपली मन को शांत करने वाली, मेंटल स्ट्रेस कम करने वाली दवाई आमतौर पर मैं बोलता हूँ, ब्राह्मी है, मंडूकपर्णी है, शंखपुष्पी, इनमें से कोई एक दे दीजिए। कोई एक चूर्ण दे दीजिए, आधा चम्मच, ये 1/4 चम्मच। बच्चा है तो 1/4 चम्मच 3 बार दीजिए, बड़ा है तो आधा चम्मच दीजिए। या फिर क्योंकि चूर्ण तो लोग खाते नहीं ज़्यादा, तो टैबलेट देनी पड़ेगी, तो इनकी एक्सट्रैक्ट की टैबलेट आती है, घन टैबलेट, तो आप मंडूकपर्णी दे सकते हैं। बच्चे हैं तो 1-1 टैबलेट 3 बार, छोटे बच्चे हैं तो आधा टैबलेट 3 बार, बड़ा है कोई तो 2-2 टैबलेट 3 बार, ऐसे। मंडूकपर्णी हो गई घन टैबलेट, या ब्राह्मी घन टैबलेट है, या फिर शंखपुष्पी घन टैबलेट है। तो डॉक्टर्स, अगर आप थोड़ा सा गहराई में देखें और आपको पता चले कि इस बच्चे के शरीर में गर्मी ज़्यादा है, तो आप उसको ना शंखपुष्पी घन टैबलेट दो। अगर आपको लगता है नहीं इस बच्चे के शरीर में ठंडक ज़्यादा है, तो फिर आप उसे ब्राह्मी दीजिए। और अगर ना ज़्यादा ठंड है ना गर्मी है तो मंडूकपर्णी दे सकते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा उत्पाती नहीं है, बहुत परेशान नहीं करते। लेकिन अगर कोई बच्चा बहुत एक्टिव है, क्योंकि 2 प्रकार के इसमें आप मान सकते हैं मोटे मोटे डिविजन्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं। एक ऐसे बच्चे होंगे जो ध्यान नहीं देंगे ठीक से, ध्यान भटकता रहेगा एक चीज़ के बाद दूसरी पे। और दूसरे बच्चे वो होंगे जो हाइपर एक्टिव होंगे, कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं, उत्पात किए जा रहे हैं, ऐसे। तो दोनों आप पहले पहचानो कि ये बच्चा कौन से ग्रुप का है।
तो पहला, अगर आपको लगा कि बच्चे का ध्यान बट रहा है, इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है, तो आप, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मंडूकपर्णी या शंखपुष्पी या ब्राह्मी में से कोई एक दे दीजिए। 2 भी दे सकते हैं, 3 दे दीजिए, लेकिन 1 देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस बच्चे का ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा, तो फिर आपको 3 दवाइयों में से कोई एक और देनी पड़ेगी। ये बात याद रखिए, कोई एक दवाई आपको देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए पहले ग्रुप में से जो देनी है उनमें से एक तो आपको देनी है, दूसरे ग्रुप में 3 दवाइयाँ, तगर है, जटामांसी है, अश्वगंधा, इनमें से कोई एक देनी है। तो अगर तो कोई सचमुच बड़ा उत्पाती है तो उसको तो दीजिए जटामांसी, ये मन को शांत करती है, थोड़ा मन को शांत करेगी, नींद भी लाएगी, रात को दे सकता है। और अगर लगता है कि उत्पाती तो है लेकिन उतना नहीं है, तो फिर आप तगर दे सकते हैं, या उससे कम है तो अश्वगंधा दे सकते हैं। तो आपको 2 प्रकार की मेडिसिन किन बच्चों को देनी है जिनका खास करके ध्यान भटकता है, एक जगह वो ध्यान फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मैंने 2 तरह की मेडिसिन दी थी। अब दूसरा है कि कुछ लोग ऐसे वो हाइपर एक्टिव होते हैं, ऐसे लोगों को आपको क्या देना है? वो तो देनी ही देनी है पहले वाली, एक आपको और देनी है। हाइपर एक्टिव सभी होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप दे सकते हैं कौन सी? ज्योतिष्मती। तो ज्योतिष्मती को आप 2 प्रकार से दे सकते हैं। ज्योतिष्मती घन टैबलेट दे सकते हैं या ज्योतिष्मती तेल दे सकते हैं। तो घन टैबलेट देंगे तो छोटा बच्चा है तो आधी टैबलेट 3 बार दीजिए, थोड़ा बड़ा है तो 1 टैबलेट 3 बार दीजिए। मान लो 9 साल से बड़ा है, 9 साल से छोटा है, 6 के बीच में है तो आधी आधी दीजिए। और बड़ा है कोई या एडल्ट है तो उसको 2 टैबलेट 3 बार दीजिए। या फिर ज्योतिष्मती का तेल दे सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो 2 बूंद दिन में 3 बार दीजिए शहद के साथ, थोड़ा और बड़ा है तो 3 दीजिए। मैक्सिमम बड़ों को आप 5 बूंद दिन में 3 बार ज्योतिष्मती तेल दे सकते हैं। या फिर इसमें आप कभी कच्चू भी ऐड कर सकते हैं घन टैबलेट के रूप में, या फिर गंडीर भी दे सकते हैं। लेकिन आमतौर पर मैंने देखा है कि ज्योतिष्मती काफ़ी होती है। तो अब ये दवाइयों को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। बहुत तो बहुत आपको 3 दवाइयाँ देनी है। पहले ग्रुप में 3 है, दूसरे में 3 है, तीसरे में भी 3 है। पहले ग्रुप में से 1, दूसरे में से 1, बहुत तो बहुत तीसरे में से 1। तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपने किसी को ब्राह्मी दी, उसके साथ आपने पहले ग्रुप में से ब्राह्मी दी, दूसरे में से तगर दे दिया, तीसरे में से ज्योतिष्मती दे दिया। अब तीनों की टैबलेट आती है, ब्राह्मी घन टैबलेट आती है, तगर घन टैबलेट आती है और ज्योतिष्मती घन टैबलेट आती है। ये आप दे सकते हैं। आधी आधी टैबलेट, डोज तो आपको डिसाइड करनी है ना, तो आधी आधी टैबलेट 3 बार या 1 टैबलेट 3 बार या 2 टैबलेट 3 बार। और ये सब 3 महीने चलाना है। फिर 15 दिन तक कोई दवाई नहीं देनी, कोई नहीं देनी, और 15 दिन के बाद दोबारा करना है। तो जैसे जैसे आगे चल के आपको लगे कि ट्रेन पटरी पे आ रही है, यानी धीरे धीरे सुधार आ रहा है, तो फिर धीरे धीरे डोज को कम करके मिनिमम डोज को कई महीनों तक, कभी कभी कई सालों तक देना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम जो है ना वो दिमाग में है और वो बहुत गहरी प्रॉब्लम है। तो ये आपको ध्यान रखना। लेकिन हर 3 महीने के बाद 15 दिन दवाई बंद करनी है, नहीं तो क्या होगा कि दवाई काम करना कम कर देती है, बंद कर देती है। इसको ड्रग रेजिस्टेंस कहते हैं, या आयुर्वेद में इसे ओक्सात्मे कहते हैं। तो ये हो गई दवाइयों की बात। अब बात बताते हैं कि काउंसलिंग करनी पड़ेगी, यानी साइकोथेरेपी है। तो साइकोथेरेपी में क्या होता है? साइकोथेरेपी में एक टेक्निक है, उसको कहते हैं CBT, कंबाइंड बिहेवियरल थेरेपी। तो इसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहले तो आप समझिए कि बच्चे के या जो भी पेशेंट है वो क्या सोचता है, यानी उसके थॉट्स को पहले जानिए। उसको लगता है कि कोई भी आदमी अगर आपको थोड़ा सा भी तकलीफ देता है तो उसको मारिए, मान लो ऐसा उसके माइंड में आता है। तो ये उसका थॉट है। पहले आप समझिए इसके किन थॉट्स में जी रहा है। डॉक्टर्स, मैं आपको कह रहा हूँ, आप ये देखिए कि
इस बच्चे में या पेशेंट के क्या थॉट्स हैं, उनको जानिए, लिख लीजिए। और दूसरा क्या करना है, फिर आप उस थॉट को चैलेंज करिए। देखिए सीबीटी में ये चीज़ आती है, चैलेंज करिए। कि चैलेंज कैसे करेंगे, आप उसको बोलिए कि मान लीजिए आपने ऐसा किया और सामने वाले ने आपको जम के मारा, तो क्या करेंगे? या कोई और ऑप्शन दे दीजिए। मान लीजिए सामने वाले का कसूर नहीं है, आपने एक बेकसूर को आदमी को मार दिया, तकलीफ दे दी, तो क्या होगा? तो उसको ये बताइए कि आपका थॉट गलत है, लेकिन उसको ये मत बोलिए कि आपका थॉट गलत है। उसको उसके सामने चैलेंज रखिए, चुनौती रखिए, सोचने पे मजबूर करिए कि मैं जो सोच रहा हूँ, मैंने तो मान लिया था कि यही सही है, लेकिन जब आप उसके सामने कोई चुनौती, कोई चैलेंज रखेंगे तो उसको वो सोचने पे मजबूर होगा और उसको धीरे धीरे लगेगा कि नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। ये बिहेवियर को बदलना है ना। तो फिर वो बोलेगा, मान लो बोलता अच्छा मैं क्या करूँ, नहीं बोलता है तो आपको खुद करना पड़ेगा। नहीं तो अगर पूछे तो क्या करूँ, तो फिर आपको बताना है कि आपको अगर ये सिचुएशन आए, कोई गुस्सा आए, कुछ ऐसा होए, तो आप ऐसे इस सिचुएशन को फेस करो। तो फ्रेंड्स ये है CBT। मैं एक सेशन जो है ना, हम लोग प्लान कर रहे हैं, एक पूरा सेशन CBT पे ही करेंगे। ये बहुत एक डीप ट्रीटमेंट है, साइकोथेरेपी है। इसको आयुर्वेद में सत्व अवजय कहते हैं। तो इसके ऊपर मैं बताऊंगा डिटेल में, लेकिन इस सेशन में इतना लंबा नहीं खींचने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स ये सेशन जो है हमने डेडिकेट किया था सिर्फ ADHD के पेशेंट्स के लिए, जिनको कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक दिमागी प्रॉब्लम है, दिमाग का जो स्ट्रक्चर ऐसा होता है, खास करके इसमें डोपामाइन जो है वो कम होती है, नॉरएपिनेफ्रिन भी ठीक से काम नहीं करती है, और इसके लिए आप दवाइयाँ दे सकते हैं और साथ में बिहेवियरल थेरेपी करा सकते हैं CBT। दवाइयों में 3 ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप में होती है शंखपुष्पी, मंडूकपर्णी, ब्राह्मी, उसमें से कोई एक दे दीजिए। दूसरे ग्रुप में जटामानसी है, तगर है, अश्वगंधा, उसमें से कोई एक दीजिए। तो तीसरे ग्रुप में ज्योतिषमती है, कपिकच्छु है, गंडीर है, लेकिन उसमें से एक दीजिए। तो आमतौर पर पहले ग्रुप में से ब्राह्मी, दूसरे में से तगर, तीसरे में से ज्योतिषमती अगर आप देते हैं 3 महीने तक, और फिर उसके बाद गैप देते हैं 15 दिन का, फिर देते हैं, तो आप काफ़ी सारे पेशेंट्स की लाइफ को अच्छा कर सकते हैं, उनकी फैमिली को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि वो उत्पाती होते हैं, ध्यान नहीं देते। तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हैं सोसाइटी के इन लोगों को भी जिनको कोई ना कोई इस तरह की प्रॉब्लम है। तो ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और आपको किस प्रकार के सेशन चाहिए ये भी बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये सेशन अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अपना, अपने घर के लोगों का, संगी साथियों का, कोलीग्स का, और अगर आप डॉक्टर हैं तो आप अपने पेशेंट्स का पूरा ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो आपने ये सेशन जानकारी के लिए ही अटेंड किया है। आप ना तो अपना ना और किसी का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि इलाज करने का अधिकार केवल और केवल किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर को ही होता है। धन्यवाद।